हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस या जीव जनन कैसे करते हैं के अंतर्गत प्लांट्स में होने वाले फर्टिलाइजेशन या निषेचन की स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा प्लांट के लिए और एनिमल के लिए अलग अलग होती है या एक समान होती है। तो इसका आंसर होता है कि फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन एनिमल और प्लांट दोनों के लिए एक समान होती है और दोनों में फर्टिलाइजेशन के पश्चात बनने वाली पहली संरचना या फर्स्ट स्ट्रक्चर जाइगोट होता है। अब क्वेश्चन आता है कि हम इस फर्टिलाइजेशन के लिए कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो इसका आंसर होता है कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक मेल गैमीट व मादा युग्मक फीमेल गैमीट दोनों मिलकर जाइगोट या युग्मनज का निर्माण करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स में ये फर्टिलाइजेशन कब होता है और कैसे शुरू हो जाता है। तो अब हम प्लांट्स में होने वाले फर्टिलाइजेशन की स्टडी करेंगे, अर्थात फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है वह पॉलिनेशन के साथ ही शुरू हो जाता है, पॉलिनेशन के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स ये वास्तव में पॉलिनेशन के साथ ही शुरू हो जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं या परागण किसे कहते हैं। तो आप इसकी सिंपल डेफिनेशन जानते ही हैं। पॉलिनेशन या परागण यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन या परागण किसी परागकण का, परागकण पॉलिन ग्रेन का, किसी पॉलिन ग्रेन का परागकोश एंथर सैक एंथर सैक से वर्तिकाग्र या स्टिग्मा तक पहुंचना परागण कहलाता है। स्टिग्मा तक पहुंचना परागण या पॉलिनेशन कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है कि जब पॉलिन ग्रेन का परागण होता है तब पॉलिन ग्रेन की संरचना कैसी होती है और इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो जो परागण होता है, परागण के दौरान पॉलिन ग्रेन की संरचना निम्न प्रकार से होती है। सबसे बाहर की ओर इसमें एक कठोर आउटर वॉल होती है जो कि रफ होती है, इसे हम एक्साइन कहते हैं। और इसी एक्साइन में कुछ होल पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इन होल या छिद्र के लिए हम जर्मपोर कहते हैं, जर्मपोर या जनन छिद्र कहते हैं। इसके अंदर एक स्मूथ संरचना होती है
जिसे हम इंटाइन कहते हैं। स्मूथ का मतलब होता है एक चिकनी सपाट संरचना, जिसे हम इंटाइन कहते हैं। और इन दोनों के अंदर दो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, दो कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, नंबर 1 और नंबर 2। इसमें से जो पहली सेल होती है इसे हम बोलते हैं ट्यूब सेल, और वेजिटेटिव सेल। और जो दूसरी सेल होती है ये सेल कहलाती है जर्मिनेटिव सेल। ये सेल कहलाती है जर्मिनेटिव सेल। ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है इसे हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। और जो जर्मिनेटिव सेल होती है इसके न्यूक्लियस को जर्मिनेटिव न्यूक्लियस या जनन केंद्रक कहते हैं। इसी अवस्था में पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक या बढ़ती काग्र तक पहुंच जाता है। ये आपकी इसी के नीचे ये पॉलन ग्रेन हो जाता है, ये एक्साइन और ये सेल, ये पहुंच जाता है किसी भी पुष्प की बढ़ती काग्र तक। ये स्टिग्मा, बढ़ती काग, बीच का पोर्शन स्टाइल और सबसे नीचे वाला पोर्शन ओवरी होता है। अब इस कंडीशन में जो परागण के बाद जो कंडीशन आती है या इस कंडीशन में निषेचन प्रारंभ हो जाता है और यह निषेचन 3 स्टेप्स में होता है। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वह आता है स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन या निषेचन के चरण। निषेचन 3 स्टेप्स में होता है, 3 चरणों में होता है। इसमें से जो पहला स्टेप होता है वह होता है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन या पराग कण का अंकुरण, इसको बोलते हैं पराग कण का अंकुरण। सेकेंड स्टेप होता है ग्रोथ एंड एंट्री ऑफ pollen tube growth and entry of pollen tube in embryo sac। अर्थात पराग नली की वृद्धि व इसका भ्रूण कोश में प्रवेश, ये सेकेंड स्टेप हो जाता है। और जो थर्ड स्टेप इसका होता है वह होता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, इन 3 स्टेप्स में फर्टिलाइजेशन होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके जो फर्स्ट स्टेप है इसकी स्टडी करेंगे, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। इसको रफ करते हैं। ये तीनों स्टेप्स यहां पर लिखे हुए हैं।
इसको रफ करने की अभी जरूरत नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है इतना आपकी समझ में आ गया है। परागकण की संरचना क्या है, पॉलन ग्रेन की संरचना क्या है, ये भी यहां पर रिवाइज हो चुकी है। इसकी डिटेल स्टडी हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, इसके लिए अलग से वीडियो दिया है। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। फर्स्ट स्टेप जर्मिनेशन, इसका मतलब होता है अंकुरण। अंकुरण पॉलन ग्रेन का या परागकण का वर्तिकाग्र पर होता है। क्वेश्चन आता है कि पॉलन ग्रेन के अंकुरण के लिए वर्तिकाग्र पर कुछ पाया जाता है, या ऐसा वर्तिकाग्र पर क्या होता है कि पॉलन ग्रेन का अंकुरण हो जाता है। तो जैसे ही परागण होता है, पॉलिनेशन होता है, परागण के पश्चात ही वर्तिकाग्र पर या स्टिग्मा पर एक द्रव का स्रावण होने लगता है और इस द्रव में सुक्रोज व मैलिक एसिड होते हैं। इस द्रव में सुक्रोज व मैलिक एसिड होते हैं। इस द्रव के लिए पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के बाद, एब्जॉर्ब करने के बाद पॉलन ग्रेन फूलने लगता है। और जैसे ही पॉलन ग्रेन फूलता है, इसकी जो एंटाइन होती है, अंतःभित्ति होती है, यह अंतःभित्ति एक्साइन में प्रेजेंट जर्मपोर या जनन छिद्र के द्वारा बाहर निकल आती है। इसको हम इस तरह से डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह एंटाइन, ये एक्साइन, इसके अंदर ये दोनों सेल्स रहेंगी। और जैसे ही ये इस लिक्विड के लिए एब्जॉर्ब करती है, पॉलन ग्रेन फूलने लगता है और ये हो जाता है जर्मपोर। जर्मपोर। तो जो एंटाइन होती है, ये एंटाइन इसी जर्मपोर से बाहर निकल आती है और ये एंटाइन अब पॉलन ट्यूब या पराग नलिका कहलाती है। ये एंटाइन अब पॉलन ट्यूब कहलाती है और इसी पॉलन ट्यूब में ये दोनों सेल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं, केंद्रक होते हैं, वह भी आ जाते हैं। इसमें से जो पहला न्यूक्लियस होता है या पहला न्यूक्लियस ये ट्यूब सेल का न्यूक्लियस है या वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। वेजिटेटिव कायिक केंद्रक। और जो दूसरा इसमें केंद्रक आया है, न्यूक्लियस आया है, वह जेनरेटिव नहीं, जर्मिनेटिव। ये जर्मिनेटिव न्यूक्लियस होता है। ये पहला स्टेप अपना कंप्लीट हो जाता है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। और जैसे ही ये पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो जाता है, इसके फलस्वरूप बनने वाली पॉलन ट्यूब स्टिग्मा के बाद स्टाइल से होती हुई ओवरी की ओर
वृद्धि करने लगती है, ओवरी की ओर बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि पॉलन ट्यूब की ग्रोथ किस प्रकार से होती है और यह पॉलन ट्यूब भ्रूणकोश में जो कि ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है कैसे प्रवेश करती है और प्रवेश करते समय इसके पास कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। तो हमारा जो सेकंड स्टेप है वह स्टेप यहां से शुरू होता है। ग्रोथ एंड एंट्री growth and entry of pollen tube in embryo sac या भ्रूण कोश में पराग नली का प्रवेश, पराग नली की वृद्धि, इसको हम नाम दे सकते हैं पराग नली की वृद्धि व भ्रूण कोश में प्रवेश। अब क्वेश्चन आता है कि पराग नली पॉलन ट्यूब की वर्तिक्रा या स्टाइल में वृद्धि कैसे होती है और इसके लिए हमें कौन कौन से फैक्टर्स की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है पराग नली पॉलन ट्यूब वर्तिकाग्र के अंदर कुछ फैक्टर्स के द्वारा वृद्धि करती है। इसमें से जो पहला फैक्टर होता है वह फैक्टर होता है बोरॉन की उपस्थिति। बोरॉन एक अकेला ऐसा इनऑर्गेनिक एलिमेंट है जो कि बोरिक एसिड या बोरेट के रूप में पॉलन ट्यूब में उपस्थित रहता है और इसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। और जो दूसरा बोरिक एसिड या बोरेट के रूप में ये उपस्थित होता है। और दूसरा जो इसमें फैक्टर होता है पराग नली की वृद्धि का, वह फैक्टर होता है पराग नली में ऑक्सिन जो कि पादप हार्मोन होता है व जिब्रेलिन की उपस्थिति। ऑक्सिन व जिब्रेलिन की उपस्थिति, इन दोनों फैक्टर्स के कारण पराग नली स्टिग्मा में वृद्धि करती है या वर्तिका में वृद्धि करती है। अब क्वेश्चन आता है कि जब ये वृद्धि करती है तब क्या होता है। तो इस वृद्धि के दौरान पराग नली की पॉलन ट्यूब की एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश की ओर होने वाली वृद्धि के दौरान जो जर्मिनेटिव न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस सिंपल डिवीजन के द्वारा डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है। माइटोसिस बोलते हैं जिसे।
समसूत्री विभाजन और 2 मेल गैमीट का निर्माण करता है और 2 मेल गैमीट का निर्माण करता है। इसकी ग्रोथ हो जाती है, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है, आप इस डायग्राम को ध्यान रखें कि ये पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक्स में प्रवेश कैसे करती है, कहां से प्रवेश करती है। तो इसका आंसर है, यहां पे डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये एक्साइन और ये एंटाइन या पॉलन ट्यूब है और इस पॉलन ट्यूब में ये दोनों मेल गैमीट बन जाते हैं। यहां तक आपको क्लियर कर दिया है, ये दोनों मेल गैमीट बन जाते हैं। अब ये एम्ब्रियो सैक जो कि ओव्यूल में प्रेजेंट होता है, कैसे प्रवेश करते हैं। ये होता है ओव्यूल, इसके भी डिटेल स्टडी करेंगे। तो जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब ओव्यूल में कहीं से भी प्रवेश कर सकती है। पॉलन ट्यूब ओव्यूल में कहीं से भी प्रवेश कर सकती है। ये पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से प्रवेश कर सकती है, इस तरह से। नंबर 1 माइक्रोपाइल से या बीजांड द्वार से। इसे पोरोगैमी कहते हैं। ये चलाजा से भी प्रवेश कर सकती है, इस तरफ से। ये पॉलन ट्यूब इसे चलाजोगैमी कहते हैं और ये यहां से भी प्रवेश कर सकती है, जिसे मीजोगैमी कहते हैं। पॉलन ट्यूब कहीं से भी प्रवेश कर सकती है, लेकिन इसमें मीजोगैमी, पोरोगैमी और चलाजोगैमी, पॉलन ट्यूब ओव्यूल में 3 प्रकार से प्रवेश करती है। पोरोगैमी ये आपको बता चुका हूं, बीजांड द्वार से या माइक्रोपाइल से। चलाजोगैमी चलाजा से और मीजोगैमी इंटेगुमेंट से या अध्यावरण से प्रवेश करती है ओव्यूल में। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा एक पॉइंट आता है कि ये पॉलन ट्यूब कहीं से भी प्रवेश करे बीजांड में, लेकिन ओव्यूल के जो बीजांड या ओव्यूल है, एम्ब्रियो सैक में हमेशा माइक्रोपाइल से ही प्रवेश करती है। पॉलन ट्यूब
बीजांड में कहीं से भी प्रवेश कर सकती है, लेकिन पॉलिन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में सदैव माइक्रोपाइल से ही प्रवेश करती है। सदैव माइक्रोपाइल से ही प्रवेश करती है। क्वेश्चन आता है कैसे करेगी, तो अब इसको थोड़ा देखते हैं। सरल सा एक ओब्यूल बना लेते हैं यहां पे। न्यूसेलस और इसके इंटेगुमेंट, यहां पर ये आ जाता है एम्ब्रियो सैक, और ये इसकी कोशिकाएं। जब ये माइक्रोपाइल से प्रवेश करेगी तब इस तरह से जाएगी पॉलिन ट्यूब डायरेक्ट। इसको ब्लू कलर से कर देते हैं। ये पॉलिन ट्यूब डायरेक्ट इस तरह से चली जाएगी। लेकिन जब पॉलिन ट्यूब चलाजा से प्रवेश करती है तब ये इस प्रकार से जाएगी। यहां से ये प्रवेश करती है पॉलिन ट्यूब। प्रवेश करने के बाद ये इसी के अंदर जाएगी और इस तरह से ये प्रवेश करेगी इस तरह से। और यदि इंटेगुमेंट से प्रवेश करती है इस तरह से पॉलिन ट्यूब, तब भी ये इस तरह से जाएगी और माइक्रोपाइल से ही प्रवेश करेगी। तो ये आपका पोरोगेमी था। लास्ट वाला ये वाला चलाजोगेमी था, और ये बीच वाला मीजोगेमी था। ये सारे आपके बुक्स में हैं, आपको बुक्स की डिटेल स्टडी करनी है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, जो कि वास्तव में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके पश्चात हम डबल फर्टिलाइजेशन की स्टडी करेंगे। जो आपको बताया है वही आपको लिखना है। ग्रोथ ऑफ पॉलिन ट्यूब। पॉलिन ट्यूब की ग्रोथ के जो फैक्टर्स होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं कि वर्तिकाग्र से परागनली की वृद्धि एम्ब्रियो सैक की ओर होती है, जो कि मुख्यतः बोरॉन के द्वारा और वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन और जिब्रेलिन साइटोसाइनिन वगैरह के द्वारा होती है। अब इसके बाद इसमें प्रवेश, तो जो पराग नली होती है ये बीजांड में कहीं से भी प्रवेश कर सकती है, माइक्रोपाइल से, चलाजा से और अध्यावरणों से, जिन्हें हम क्रमशः पोरोगेमी, चलाजोगेमी और मीजोगेमी कहते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये पॉलिन ट्यूब बीजांड में सिर्फ माइक्रोपाइल से ही प्रवेश करती है, या बीजांड की जगह एम्ब्रियो सैक कहना ज्यादा उचित रहता है। एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइल से ही प्रवेश करती है। तो स्टूडेंट्स, ये दूसरा टॉपिक भी अपना क्लियर हो जाता है। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है वह होता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन ये लास्ट स्टेप है। डबल फर्टिलाइजेशन
डबल फर्टिलाइजेशन, इसे हम दोहरा निषेचन भी कहते हैं। डबल के लिए दोहरा निषेचन। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी? तो इसका एक सिंपल आंसर है, डबल फर्टिलाइजेशन की जो खोज है, डिस्कवरी है, नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने किस पौधे में की? तो इसका आंसर है लिलियम। किस पौधे में की थी? लिलियम में की थी। और दूसरा एक और पौधा था फ्रीटी टेलिरियम। फ्रीटी टेलिरियम, ये दोनों पौधे थे जिसमें इन्होंने इसकी खोज की थी। अब क्वेश्चन आता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? तो स्टूडेंट्स, इसके नाम से ही क्लियर है, दोहरा निषेचन में, डबल फर्टिलाइजेशन में निषेचन 2 बार होता है। फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है क्योंकि पॉलिन ट्यूब में 2 मेल गैमीट होते हैं। क्योंकि पॉलिन ट्यूब में 2 मेल गैमीट होते हैं। अब इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। यहाँ पे ये एम्ब्रियोसेक के अंदर, ए के बाहर ये हो जाता है माइक्रोपाइल और इंटेगुमेंट्स। एम्ब्रियोसेक में 7 कोशिकाएं होती हैं, नंबर 1, 2 और 3। ये होता है फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि पॉलिन ट्यूब को सही डायरेक्शन देता है। इसके बीच में होता है पोलर न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस, और चलाजा की तरफ होता है एंटीपोडल सेल या प्रतिमुख कोशिकाएं। ये आप इसकी संरचना यहाँ पे आप डिटेल जानते ही हैं। ये होती हैं सिनर्जिड या सहायक कोशिकाएं। सिनर्जिड या सहायक कोशिकाएं। नंबर 1 और नंबर 2 ये सिनर्जिड या सहायक कोशिकाएं हैं। इसके बीच में होती है एग सेल या अंड कोशिका। इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहते हैं एग एपरेटस। ये कहलाता है एग एपरेटस। और जो नीचे की ओर की जो 3 सेल्स हैं, ये तीनों सेल्स सम्मिलित रूप से कहलाती हैं एंटीपोडल सेल या प्रतिमुख कोशिकाएं।
और इसके बीच में ये जो संरचना होती है ये होती है पोलर न्यूक्लियाई। या सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी न्यूक्लियाई। तो स्टूडेंट्स आप इसको यहां तक अच्छे से समझ लें। ये वास्तव में ओव्यूल का बीजांड का कुछ संरचना को इंडिकेट कर रहा है। इसके ऊपर से आती है पोलन ट्यूब लाल रंग से, और इससे ये दो मेल गैमीट निकलते हैं लाल रंग वाले। इसमें से एक मेल गैमीट एग सेल से कंबाइन कर जाता है, मिल जाता है, और दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से मिल जाता है। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको यहां से रफ करते हैं। अब जो एक मेल गैमीट है वह किससे मिला है? एग सेल से। एग सेल प्लस मेल गैमीट। एग सेल का मेल गैमीट से मिलना वास्तविक निषेचन कहलाता है। वास्तविक मीन्स ट्रू फर्टिलाइजेशन। ये वास्तविक निषेचन कहलाता है, जिसे हम सिनगैमी भी कहते हैं। जिसे हम सिनगैमी भी कहते हैं। अब इसको रफ करते हैं। और जो दूसरा मेल गैमीट होता है ये पोलर न्यूक्लियाई से मिलता है। और इसके फलस्वरूप एक नया न्यूक्लियस बनता है, जिसे हम ट्रिपल न्यूक्लियाई कहते हैं। ट्रिपल न्यूक्लियाई कहते हैं, और यह प्रक्रिया ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है। ट्रिपल न्यूक्लियाई, इसका जो दूसरा नाम होता है वह भ्रूणपोष नाभिक इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहलाता है। इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहलाता है, और यह प्रक्रिया ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है। ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंयुग्मन कहलाती है। चूंकि इस प्रोसेस में निषेचन दो बार हो रहा है। नंबर 1 ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी, और नंबर दूसरा बी ट्रिपल फ्यूजन, इसलिए इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं या दोहरा निषेचन कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, डबल फर्टिलाइजेशन में हो रहा है ए और बी। ए का मतलब ट्रू फर्टिलाइजेशन, बी का मतलब ट्रिपल फ्यूजन। तो अब क्वेश्चन आता है कि डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जो ये दो संरचनाएं बनी हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन इससे बना है जाइगोट या युग्मनज, और इससे बना है इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्रक्रिया है कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बना है? ट्रिपल फ्यूजन। तो इसका क्या रोल होता है? तो अब हम इसके रोल के बारे में आप देख लें। यहाँ पे थोड़ा रफ करते हैं ऊपर से। जाइगोट से या युग्मनज से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, भ्रूणीय परिवर्धन होता है। जाइगोट के भ्रूणीय परिवर्धन से नए पौधे का निर्माण होता है।
और इस भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान या नए पौधे के निर्माण के दौरान हमें जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है पौधे के लिए, जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से विकसित होने वाले एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से विकसित होने वाले भ्रूणपोष के द्वारा प्राप्त होती है। भ्रूणपोष जो भ्रूण का पोषण करता है, एंडोस्पर्म। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और ये किस प्रकार से प्लांट्स में होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। आप इसका सिंपल डायग्राम भी आसानी से बना सकते हैं। ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था। और यदि जब आप इसका एक सिंपल डायग्राम बनाएंगे तब हम उस सिंपल डायग्राम को इस प्रकार से बनाएंगे। हमें सबसे पहले बनाना होता है प्लांट का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये इस तरह से बना लें आप। यहां पर बना दें पॉलिन ग्रेन, इस तरह से ये बन जाता है। और इसके अंदर आपको बनाना है ओव्यूल। सबसे पहले इसको बना लें। कुछ समझते जाएं आपको ये किस तरह से बनाना है। और इसके बाद आप इसको इस तरह से ये जोड़ दें, ऐड इस तरह से कर दें। यहाँ पर आपको 3 कोशिकाएं बनानी है, 1, 2 और 1, 3 कोशिकाएं और बीच में ये 2 कोशिकाएं आपको बना देनी है। इसके बाद पॉलिन ट्यूब, ये इंटाइन से यहाँ से पॉलिन ट्यूब निकलती है और पॉलिन ट्यूब इस तरह से इसमें ये निकल जाती है, चली जाएगी। इससे ये दोनों गैमीट आ जाते हैं। दोनों गैमीट में से एक गैमीट एग सेल से मिल जाता है, दूसरा गैमीट एग सेल से मिल जाता है और जाइगोट बनाता है। और जो दूसरा मेल गैमीट होता है G4 गैमीट वह सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस से मिलता है और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। इसको वास्तविक निषेचन कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। एक कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन और ऊपर वाला कहलाता है ट्रू फर्टिलाइजेशन। और ट्रू फर्टिलाइजेशन व ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये क्लियर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसकी स्टडी कर ली है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि डबल फर्टिलाइजेशन के पश्चात या निषेचन के पश्चात फ्लावर में क्या परिवर्तन होता है, क्या चेंज होता है। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है और अब हम यहाँ पर इसकी भी स्टडी करेंगे। निषेचन के पश्चात
पुष्प में होने वाले परिवर्तन। निषेचन के पश्चात पुष्प या फ्लावर में क्या परिवर्तन होते हैं? तो हम जानते हैं पुष्प में जो पार्ट होते हैं, सबसे पहला होता है कैलिक्स या बाह्य दलपुंज। कैलिक्स निषेचन के पश्चात या तो लगा रहेगा, फिक्स रहेगा, या गिर जाएगा। क्वेश्चन आता है ये कहाँ पे लगा रहेगा और कहाँ पे गिर जाएगा? तो निषेचन के पश्चात कैलिक्स ये टमाटर में पाया जाता है, बैगन में पाया जाएगा। करोला, दलपुंज ये सूख कर गिर जाते हैं। करोला, कैलिक्स, करोला, स्टेमन, पुंकेसर, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, स्टाइल, वर्तिका, ये सारी चीजें सूख कर गिर जाती हैं या मुरझा जाती हैं। निषेचन के पश्चात। और जो ओवरी होती है, ओवरी या अंडाशय, यह फल बना देती है। इससे फल या फ्रूट का निर्माण होता है। और ओवरी की जो भित्ति होती है, ओवरी की भित्ति, भित्ति का मतलब होता है दीवार। ओवरी की दीवार फल भित्ति बना देती है। फल भित्ति जो फल के बाहर दिखाई देता है, जैसे अमरूद है हरे रंग का दिखाई देगा, तो जो हरा रंग है वह ओव्यूल की दीवार होती है। भित्ति ये फल भित्ति बना देती है। फल भित्ति के लिए पेरिकार्प बोलते हैं। इसके बाद आता है ओव्यूल या बीजांड। बीजांड में निषेचन के बाद क्या होता है? बीजांड निषेचन के बाद बीज बना देता है या सीड बना देता है। और जो बीजांड के जो अध्यावरण होते हैं, इंटेगुमेंट होते हैं, ये अध्यावरण सीड कोष्ठ बनाते हैं, बीजावरण बनाते हैं। सीड कोष्ठ बीजावरण बनाते हैं जिसमें बीज घिरा रहता है। तो ये निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको टू द टॉपिक फर्टिलाइजेशन बता दिया गया है। इसके डायग्राम कैसे होते हैं, कैसे बनाने हैं, ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। तो आप इस वीडियो के लिए लाइक कर दें और लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, जिससे कि आपके 10th के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं और आपको हायर क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आते जाएं। तो आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।